स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त कुछ अहम खबरों के साथ। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव देश की जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कल राज्यसभा में विपक्षी दल द्वारा नियम 267 के तहत यानी सभी कार्य रोक कर किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए, इसके तहत 82 नोटिस आए थे, जिसमें और 9 अलग अलग नोटिस आए थे जो इंडी गठबंधन के 2 दलों ने एक विषय के लिए नहीं दिया था। त्रिवेदी ने आगे कहा कि यह स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना एजेंडा लेकर चल रही थी, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अपनी राह खुद तय कर ली। उन्होंने आगे कहा कि सदन के पटल पर सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की विफलता के बाद राहुल गांधी की रस्म अदायगी के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र संभल जाने का प्रयास कर रहे थे और जिस पर सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है और मैं इसे ऐसा कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही है। संभल पर कांग्रेस के नेता ने ना कुछ बोला ना ही कुछ लिखा और आज अचानक सिर्फ मीडिया आकर्षक पाने के लिए इंडी गठबंधन को साथ ना रख पाने की झटपटाहट में ये काम किया। तय कर ली, सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में एक आप प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। यहां पर हम एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। यात्रा थी ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपट। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। दक्षिणी दिल्ली के नेप सराय के देवली में पति पत्नी और बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और घटना के वक्त बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। जब वो लौट कर आया तो उसके होश उड़ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस बेटे से पूछताछ कर रही है। अब आसपास के सीसीटीवी की मदद से घटना की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पति राजेश, जिसकी उम्र 55 साल है, पत्नी कोमल, जिसकी उम्र 47 साल है और बेटी कविता, जिसकी उम्र 23 साल है, की हत्या कर दी। बेटा सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था। जब वो वापस लौटा तो उसने माता, पिता और बहन के शव खून से लथपथ देखे। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। कानून व्यवस्था की स्थिति पर ट्रिपल हत्याकांड पर सीएम आतिशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह नेप सराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और ये पहली घटना नहीं है जो दिल्ली में बढ़ते अपराध को उजागर करती है। पिछले 2 महीने में 2 पुलिसकर्मियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में बीजेपी की एक ही जिम्मेदारी है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केंद्र सरकार अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से विफल रही है।
इसके साथ ही दिल्ली के नेपसराय इलाके में बुधवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों के अपने ही घर में मृत पाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को बेहद दर्दनाक और भयावह बताया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने केंद्र सरकार पर अपराधियों को खुली छूट देने और राजधानी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के लोग ऐसी भयावह घटनाओं की खबरों के साथ जागते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। देखिए, आज सुबह दिल्ली में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। नेपसराय में एक परिवार के 3 सदस्यों का दर्दनाक तरीके से मर्डर हुआ है। ये दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम की पहली घटना नहीं है। दिल्ली में आज आप कहीं पर भी जाइए, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं खुलेआम चाकू घोंप के लोगों का मर्डर किया जा रहा है, ड्रग्स बिक रहे हैं। पिछले 2 महीनों में तो खुलेआम दिन दहाड़े 2 पुलिस वालों का भी कत्ल हो गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक, वो है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षित रखने में बिल्कुल फेल। देखिए, आज सुबह दिल्ली में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुंगेर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो राज्य की जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से भी इस दिशा में कदम उठाने की मांग की और ये कहते हुए बिहार में देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है, जिससे जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना और संगठन को मजबूत करना है। मुंगेर प्रमंडल पर विशेष ध्यान देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी जिलों का दौरा कर समस्याओं का संग्रहण किया जाएगा और जो आगामी चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बनेगा। तेजस्वी यादव ने बिजली बिल और भूमि सर्वेक्षण की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा किया गया था और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 3.5 लाख नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन सत्ता बदलने की वजह से ये अधूरी रह गई। पूरे बिहार में लोग परेशान हैं बिजली के बिल से, स्मार्ट मीटर से। हम लोग बार बार कहें स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट शीट। इस सरकार से भी हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा, तो 17 महीनों में जो हम लोगों ने नौकरियां जो बांटी है, 5 लाख नौकरी हम लोग दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा करके आए। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मियों का दर्जा 4.5 लाख लोगों को हम लोगों की सरकार ने दिया। तो जो लोग कयास लगाते थे कि असंभव है नौकरी देना, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, तो हम लोगों ने। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकवादियों ने सेना के एक पोस्ट पर ग्रेनेड हमला किया, लेकिन इस हमले में कोई हताहत नहीं हुई। आतंकवादियों ने सेना के पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंके, जिसमें से एक ही फटा, लेकिन घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। आतंकवादियों ने सेना के पोस्ट के पीछे सुरनकोट इलाके में स्थित एक सेना कैंप पर हमला किया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। आतंकवादियों द्वारा फेंके गए ग्रेनेड में एक का सुरक्षा पिन सेना के कैंप की परिधि दीवार के पास मिला। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया है। दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को चप्पल में पुलिस ने रोक दिया। अब बता दें कि राकेश क्षेत्रीय नेता के
नूरपुर के आवास में रुके हुए थे और सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान नेता तालान को नजरबंद कर दिया। राकेश टिकैत को भी जाने से रोक दिया गया और टिकैत को पुलिस थाने ले आई। अब इसके बाद से किसानों की संख्या थाने में बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में किसान थाना पहुंच गए हैं। नोएडा में हमारे किसान बहुत शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहे थे और परसों उन्होंने दिल्ली की तरफ से पूछ किया था, जो सरकार की बात नहीं सुन रही थी। लेकिन परसों बैठ के समझौता हो गया था कि आज में सरकार भी बात करेगी और किसान यहाँ पर रहना इस तरह बैठे हैं, तो हमारे किसान शांतिपूर्वक वहाँ बैठ गए थे। लेकिन कल प्रशासन ने एक वादा तोड़ते हुए और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को उन्हें जेल भेज दिया। उसी के विरोध में आज हम लोग वहाँ नोएडा जा रहे हैं और नोएडा तो किसानों की हम लोग मदद करेंगे। किसान पूरे देश का एक है, चाहे नोएडा हो चाहे कहीं का भी हो, तो किसान एक है। जहाँ पर काफी पुलिस तैनात है और रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसे में क्या होगा आगे? ये अपना काम। सऊदी अरब में नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी युवक को मौते सजा की सुनाई गई है और वो 15 जनवरी 2023 से सुमेसी जिहाद सऊदी अरब की जेल में बंद है। इंटरपोल द्वारा मेरठ पुलिस को मामले से अवगत कराया गया है और पुलिस ने स्वजन को सऊदी में सुनाए गए फैसले की जानकारी दे दी है। मेरठ निवासी जैद कुछ साल पहले सऊदी गया हुआ था। मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में 15 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर सुमेसी जिहाद सऊदी अरब की जेल भेज दिया गया था। क्रिमिनल कोर्ट मक्का में जैद के खिलाफ साक्ष्य पेश किए गए, जहां पर सुनवाई के दौरान जैद को सजाए मौत का आदेश पारित किया गया। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय से इंटरपोल को जैद की सजा के बारे में जानकारी दी गई। इंटरपोल ने मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा को अवगत कराते हुए जैद के स्वजन को इसकी जानकारी देने के लिए कहा। भारतीय काउंसलेट जो कि सऊदी अरब में स्थित है, उनके द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया जो जनपद मेरठ की पुलिस को प्राप्त हुआ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से। इसमें उल्लेखित था कि एक जैद जुनैद नामक व्यक्ति जो कि मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे मक्का के कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सऊदी अरब में। इस पर वो पत्र में उल्लेखित था कि इनके परिवारजनों को सूचित किया जाए कि वो यदि चाहते हैं तो अपनी दया याचिका संबंधित कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी संबंध में कल इनके परिजनों को सूचित किया गया और वहां इनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। भारतीय काउंसलेट जो कि यमुनानगर की जीआरपी थाना पुलिस की टीम को रादौड़ रोड के रेलवे बाईपास अंडर ब्रिज पुल के पास से एक युवक को 40,83,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पकड़े गए युवक ने केवल पुलिस को इतनी जानकारी दी है कि वो इतनी बड़ी रकम यमुनानगर के शादीपुर के रहने वाले किसी खान नामक व्यक्ति से लेकर आया था और शादीपुर से वो अंडर ब्रिज रेलवे पुल के नीचे होता हुआ यमुनानगर जा रहा था। अब जीआरपी थाना प्रभार सत्यप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि आज वो अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे थे। जब वो रेलवे अंडर ब्रिज पुल के नीचे गश्त कर रहे थे तो उन्हें एक युवक पर शक हुआ, जिसके बाद एक पीठू बैठ गया और वो युवक पुलिस को देखकर इधर उधर भागने लगा। पुलिस को उस पर शक हुआ और जब जीआरपी पुलिस कर्मचारियों द्वारा उस युवक के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 40,73,000 जारी 500 रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए युवक की पहचान अक्षय कुमार सन ऑफ दिलीप कुमार के रूप में हुई है। फरीदाबाद जिले के गदपुरी टोल पर बीती रात हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल और उसके साथियों ने गाड़ी फ्री करने को लेकर टोल कर्मी के साथ मारपीट की। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी और उसके साथियों द्वारा टोल कर्मी के साथ हाथापाई और लाठी डंडों से पिटाई करते हुए दिखाया गया है। टोल कर्मी को इस हमले से गंभीर चोटें भी आई हैं और घटना के बारे में टोल कर्मी रोहित कुमार ने बताया कि एक गाड़ी में पुलिसकर्मी अपनी आई कार्ड दिखाकर फ्री निकल गए थे, लेकिन उसके पीछे चल रही गाड़ी को बिना टोल चुकाए निकलने की कोशिश की। जब टोल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों और उसके साथियों ने गुस्से में आकर टोल कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मारपीट में
लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस मामले की सूचना के बाद प्रोजेक्ट इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि बीती रात 2 गाड़ियां आती है, जिसमें से पहले गाड़ी में पुलिस के जवान होते हैं, अपना कार्ड दिखाकर अपनी गाड़ी को फ्री कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे ही चल रही गाड़ी भी इस गाड़ी की एवरेज में टाल दिए बगैर निकल रही थी। जब कर्मियों ने उसे रोका तो उसके साथ भी मारपीट की गई। करीब 10 से 15 लोगों ने मारपीट की है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से टोल कर्मियों में भय का माहौल बन गया है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहे चौड़ीकरण कार्य किए जाने के लिए अंतर्गत अब नरीमन तिराहे से गौला पुल तक 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसकी जद में लगभग 50 पक्के मकान अतिक्रमणकारियों के आ रहे हैं और लिहाजा इस जिला प्रशासन ने 15 दिन तक का समय देते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को खुद अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं, नहीं तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब ऐसे में उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा का कहना है कि चिन्हीकरण की कार्रवाई को पूरा करते हुए अतिक्रमण की जद में आ रहे लोगों को अपने अतिक्रमण तोड़ने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और अगर 15 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं टूटा तो 16वें दिन से प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा। नारीमन तिराहे से घोला पुल तक का रोड है वो NHAI के पास है और इसकी कुल चौड़ाई 24 मीटर है ROW के साथ। तो इस रोड को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए चिन्हीकरण कर दिया गया है और लगभग 50 मकान के आसपास इसमें चिन्हित किए गए हैं और जो भी अतिक्रमणकारी हैं इनको 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। यदि ये खाली नहीं करते हैं तो इनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए। उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं के साथ अस्पताल में मिलने वाले अनुदान के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है, जिसको लेकर महिला अस्पताल ने भी स्वीकार किया है कि कई महिलाओं के साथ ये घटना घट चुकी है। दरअसल साइबर ठगों द्वारा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल के नाम पर महिलाओं को फोन किया जा रहा है कि आपके खाते में अस्पताल द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही महिलाएं OTP बताते हैं तो उनके खाते से पूरा पैसा गायब हो जा रहा है। अब जिला अस्पताल का कहना है कि अस्पताल द्वारा महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेज दिया जाता है और अस्पताल से किसी भी प्रकार का फोन नहीं किया जाता। मीडिया द्वारा मामला जब सामने आने पर जिला चिकित्सालय के CM S का कहना है कि इसके लिए आज से ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। है कि जो स्वास्थ्य विभाग में गर्भवती महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं उनके खाते में जो सरकारी पैसे आते हैं उनको जो है एक कॉल आ रहा है, फ्रॉड कॉल आ रहा है कि हम जो है हॉस्पिटल से किसी की सवारी से या हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जो ये मांग रहे हैं। तो मैं सभी बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि किसी की झांसे में ना आए, उस नंबर को पहले जांच लें कि किसका नंबर है, कहाँ से आया, क्या आया है। और मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि आप जो इसको संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराई जाए और माननीय विधायक जी को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी इसकी जांच कराएं और जिला प्रशासन से कहें कि इसको जांच पड़ताल की जाए और पता करें कि कॉल कहाँ से आ रही, क्यों आ रही है। और हमारी महिलाएं जो भी है, क्योंकि जागरूक बहुत कम महिलाएं हैं, वैसे तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी जो कॉल आती है तो उठाएं ना नए नंबर से। अगर आती भी है तो उन्हें पूछें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कि ये बोले कि मैं खुद ही स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती हूँ। अगर कोई आता है, कॉल आता है कहीं से, तो ये बोले कि मैं खुद ही स्वास्थ्य विभाग में हूँ, क्योंकि हमें भी कई कॉल आते हैं स्वास्थ्य विभाग से, आते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग से बोल रहे हैं, आपकी जांच करना चाहते हैं। सो मैं तो सीधे बोलती कि नहीं, मैं खुद ही स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती हूँ, तो आप क्या करोगे, तो खुद ही कॉल कर जाती है। फिर तब तो अपनी सभी बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ, जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हो चाहे कोई भी हो, कि ऐसे किसी के फ्रॉड के झांसे में ना आए। और जो कॉल है उसे पहले नंबर या तो अपने फ़ोन पे क्रोटूलर लगा दीजिएगा, उस पर जो है नाम सहित आ जाता है। फिर भी आप समझ में नहीं आता है तो किसी से पूछ लीजिएगा, एकदम किसी को अपने अकाउंट नंबर या आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर ना दीजिएगा और अपनी सुरक्षा खुद ही कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो या तो पुलिस थाने में जाए, पुलिस में रिपोर्ट करिए कि मेरे नंबर इससे इसको कॉल आए और मुझसे अकाउंट नंबर या आधार नंबर ये चीज़ मांग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।